तारीख थी 26 दिसंबर 1996। पैट्सी रैम्जी सुबह 5:30 बजे उठती है और वो अपने पति के कहने पर फटाफट तैयार होती है क्योंकि आज उन लोगों को कहीं पर घूमने जाना था। पैट्सी ये सोचती है कि सबसे पहले वो खुद तैयार हो जाएगी और फिर बाद में अपने बच्चों को तैयार करेगी, लेकिन यहाँ पर पैट्सी का हस्बैंड जॉन उसे कॉफी बनाने के लिए कहता है। पैट्सी कॉफी बनाने के लिए चली जाती है, लेकिन जैसे ही वो किचन की तरफ जा रही थी तभी उसे सीढ़ियों पर एक लेटर पड़ा हुआ दिखता है। जब पैट्सी उस लेटर को उठाती है तो वो 2-3 पेजेस का होता है, लेकिन वहां पर सीढ़ियों पर लाइट बहुत कम थी क्योंकि सुबह के 5:30 का समय था। तो पैट्सी उन लेटर को उठाती है और किचन की तरफ ले जाती है। किचन में जाकर जब वो उस लेटर को पढ़ती है तो उसकी चीखें निकल जाती है। पैट्सी चिल्लाती हुई अपनी बेटी के कमरे में जाती है क्योंकि ये एक रैंसम नोट था जिसमें लिखा था कि हमने तुम्हारी बेटी को किडनैप कर लिया है। अब अपनी बीवी पैट्सी की आवाज को सुनकर जॉन भी उससे पूछता है कि क्या हुआ, लेकिन पैट्सी उसे कोई भी जवाब नहीं देती और सीधा अपनी बेटी के कमरे के अंदर चली जाती है। कमरे के अंदर जाकर वो देखती है कि उसकी 6 साल की बेटी जॉन बेनेट उस कमरे में नहीं है। फिर 5:52 पर पैट्सी पुलिस को फोन करती है और पुलिस को सब कुछ बताती है कि क्या क्या हुआ। और इसी के साथ शुरुआत होती है अमेरिका की हिस्ट्री के सबसे कॉम्प्लिकेटेड और शॉकिंग केस की। The murder of 6-year-old JonBenet Ramsey captivated the nation and put her family under the microscope. 911 emergency. Kidnapping. जॉन रैम्सी एक सॉफ्टवेयर कंपनी का मालिक और वो कोलोराडो में बोल्डर नाम की एक जगह पर अपनी फैमिली के साथ रहता था। उसकी फैमिली में उसकी बीवी पैट्सी रैम्सी, 9 साल का बेटा बर्क और 6 साल की बेटी जॉन बेनेट रैम्सी थी। 4 लोगों का ये एक बहुत खूबसूरत सा परिवार था। जॉन की वाइफ पैट्सी एक मॉडल थी और उसने कई ब्यूटी कंपटीशन जीते थे। जब पैट्सी की बेटी होती है जॉन बेनेट, तो पैट्सी ने उसके अंदर भी सेम चीजों का इंटरेस्ट डाला हुआ था और जॉन बेनेट जो कि सिर्फ 6 साल की थी, कई कंपटीशन जीत चुकी थी जो कि बच्चों के होते हैं, उनमें वो जीती थी। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन फिर तारीख आती है 25 दिसंबर 1996। शाम के टाइम अपने घर के बैकयार्ड में जॉन अपनी बेटी जॉन बेनेट को साइकिल चलवा रहा था। देखो, साइकिल बड़ी थी तो उसका फादर उसे पीछे से पकड़कर साइकिल चलवा रहा था। जॉन बेनेट बार बार कह रही थी 1 more राउंड, मुझे एक बार फिर से चलाने दो। एंड में उसका फादर जॉन उसे कहता है कि बेटा बाद में चला लेंगे, कोई बात नहीं, क्योंकि आज क्रिसमस था और उन्हें कहीं पर जाना था। शाम के करीब 7 बजे पूरा परिवार जॉन के एक फ्रेंड के घर डिनर के लिए जाता है और वहां से करीब 9 बजे ये अपने घर के लिए वापिस निकल पड़ते हैं। इस साल जॉन ने क्रिसमस बहुत धूमधाम से मनाया था। इसके पीछे की 2 वजह थी, क्योंकि लास्ट वीक में यह परिवार 2 बार अखबार में आ गया था। पहली बार तो ये जब जॉन की कंपनी ने इस साल $1 बिलियन की सेल्स को हिट किया था, मतलब $1 बिलियन की सेल हुई उनकी उस साल में। और दूसरा वो उनकी छोटी सी बेटी 6 साल की जॉन बेनेट एक कंपटीशन जीती थी, इस वजह से अखबार में वो लोग आ रहे थे। और अच्छा साल था तो अच्छे से क्रिसमस भी उन्होंने सेलिब्रेट किया। तो खैर 9 बजे वो अपने फ्रेंड के घर से निकले थे और करीब 25-30 मिनट के बाद वो अपने घर पहुंच जाते हैं। जब वो घर पहुंचते हैं तो उनकी बेटी रास्ते में ही सो चुकी थी। जॉन गाड़ी को पार्क करता है और अपनी बेटी को उठाकर उसके रूम में ले जाकर लिटा देता है। बाद में पैट्सी जाती है, उसके कपड़े चेंज करती है, जो भी करती है, और फिर वो भी अपने रूम में आ जाती है और बच्चे अपने रूम में, ये दोनों कपल अपने रूम में सोने के लिए चले जाते हैं। इस तरीके से परिवार के 4 लोग रात को सो जाते हैं, लेकिन सुबह उठते सिर्फ 3 लोग हैं, क्योंकि बेटी जॉन बेनेट कहीं गायब हो गई थी या किसी ने उसे किडनैप कर लिया था। खैर वो सब कुछ हम आपको बता चुके हैं। और उसके बाद में पुलिस घर पर आ जाती है। पुलिस वाला आकर सबसे पहले रैंसम नोट पड़ता है जिसमें लिखा होता है कि $1,18,000 तुम्हें रैंसम के रूप में, यानी कि फिरौती के तौर पर देने पड़ेंगे अगर तुम अपनी बेटी जॉन बेनेट को जिंदा देखना चाहते हो। इस रैंसम नोट में यह भी लिखा था कि आप $1,00,000 100 के नोट के दोगे और बचे $18,000 आप $20 के नोट के दोगे।
ये क्यों लिखा था, ये पढ़कर पुलिस वाला थोड़ा सा हैरान होता है। और $1,18,000 एक अजीब सा नंबर ये रैंसम के तौर पर मांगना, ये भी पुलिस वाला पढ़कर थोड़ा सा हैरान होता है। तो खैर इस रैंसम नोट में लिखा था कि 8 और 9 के बीच बीच अगली सुबह हम तुम्हें फोन करेंगे और कहाँ पैसा भेजना है और क्या क्या करना है ये सब कुछ तुम्हें पता चल जाएगा, लेकिन अगर तुमने पुलिस को बुला लिया तो तुम्हारी बेटी को यहीं पर मार देंगे। पुलिस को लगता है कि ये किडनैपिंग का केस है और उन्हें ये भी लगता है कि शायद अब बेटी कहीं चली गई होगी, लेकिन जॉन कहता है कि बेटी सिर्फ 6 साल की है। पुलिस वाला अच्छे से घर को चेक करता है कि कहीं कोई फोर्स एंट्री तो नहीं है, लेकिन घर के अंदर कोई भी फोर्स एंट्री यानी कि धक्के से इस घर के अंदर कोई भी उस रात नहीं घुसा था। और पुलिस एग्जिट भी चेक करता है कि कोई धक्के से इस घर से निकला हो, लेकिन कोई भी ने ऐसी चीज दिखती नहीं। दूसरी तरफ जॉन अपने एक फ्रेंड को फोन करता है पैसा इकट्ठा करने के लिए, क्योंकि वो रैंसम देने के लिए तैयार था। वो पैसे को इकट्ठा कर भी लेता है, लेकिन उसे कोई कॉल नहीं आता। वो वेट करते रहते हैं, लेकिन उन्हें कोई कॉल नहीं आता। पुलिस भी आसपास की जगह पर उसकी बेटी को ढूंढने की कोशिश में लग जाती है। ऐसे ही कुछ घंटे और निकल जाते हैं। जो डिटेक्टिव होते हैं वो जॉन को कहते हैं कि तुम अपने घर में चेक करना कि कहीं कोई सामान मिसिंग तो नहीं है, क्योंकि अगर कोई सामान मिसिंग होगा तो वो जॉन और उसकी फैमिली ही पहचान पाएगी। तो जॉन ऐसा ही करता है, अपने एक फ्रेंड को लेकर घर को चेक करना शुरू कर देता है। ऊपर ऊपर उसे कुछ भी मिसिंग, कुछ भी वियर्ड नहीं लगता, लेकिन जॉन को फिर याद आता है कि उसकी बेसमेंट की एक विंडो टूटी हुई थी, जिसे वो क्रिसमस के बाद फ्री होकर ठीक करवाने वाला था। वो फटाफट अपने फ्रेंड को लेकर बेसमेंट के अंदर चला जाता है। जैसे ही जॉन बेसमेंट में जाता है, दरवाजा खोलते ही उसे अपनी बेटी की बॉडी जमीन पर पड़ी हुई दिखती है। उसके फेस के ऊपर टेप लगाई गई थी और हाथों को नायलॉन की रस्सी के साथ बांधा गया था और बॉडी के ऊपर सफेद कलर की चादर को लपेटा हुआ था। अब ये सब कुछ देखकर जॉन रोने लगता है और चिल्लाता हुआ अपनी बेटी को ऊपर लेकर आता है। अब इस समय घर में कई लोग थे। अब ये देखकर कि जॉन बेनेट यानी कि अपनी बेटी को बेसमेंट से लेकर आया, लोग नीचे जाते हैं, देखते हैं कि और क्या क्या है बेसमेंट में। इस तरीके से नीचे जो क्राइम सीन था वो पूरा खराब हो जाता है। खैर शहर में जॉन बेनेट को ढूंढ रही पुलिस को ये बात इन्फॉर्म की जाती है कि ऐसा ऐसा हुआ है, जॉन बेनेट तो बेसमेंट से ही मिल गई। अब पुलिस भी हैरान थी कि ये आखिर हो कैसे सकता है, लेकिन यहीं से इस केस की असली शुरुआत होती है। Police in Boulder, Colorado are looking for leads in the case of a little girl found strangled hours after her mother discovered a ransom note saying the child had been kidnapped. इसके बाद में बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है और पुलिस फटाफट से घर के अंदर जो भी फिंगरप्रिंट्स और बाकी चीजें काम की थी फोरेंसिक टीम को लेकर ये सब कुछ इकट्ठा कर लेती है। और दूसरी तरफ कुछ घंटे के बाद पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी आ जाती है। उसमें बताया जाता है कि मौत का कारण है गले को दबाना, गले को दबाकर मारा गया है। और दूसरी बात, जॉन बेनेट के सर पर भी चोट थी, यानी सर पर कुछ ना कुछ तो मारा गया था। और सबसे जरूरी चीज, जॉन बेनेट के कपड़ों से डीएनए मिलता है। और उसके बाद सबसे बड़ा खुलासा होता है कि जो रैंसम नोट था उसे घर के अंदर ही लिखा गया था। मतलब कि जिसने जॉन बेनेट को मारा या किडनैप किया कुछ भी, वो रैंसम नोट को घर में बैठकर लिखता है, क्योंकि वो पेट्सी के नोटपैड के ऊपर लिखा गया था। और दूसरा जो रैंसम में मांगा गया अमाउंट था $1,18,000, वो भी काफी अजीब था। लेकिन आप खुद एक बात सोचिए कि रैंसम नोट को लिखने में कम से कम 20 मिनट का टाइम तो लगेगा, क्योंकि 2.5 पेज थे। और जो डिटेक्टिव थे उन्होंने कहा कि ये रैंसम नोट लगता नहीं है, क्योंकि उन्होंने जितने भी केसों में काम किया ऐसा बड़ा सा रैंसम नोट कहीं पर भी उन्हें नहीं मिला। और वैसे भी रैंसम नोट एक छोटा सा होता है, इतना बड़ा लिखने का जो मतलब था वो पुलिस समझ नहीं पा रही थी। तभी पुलिस को एक अजीब बात पता चलती है कि जॉन रैमजी को अपनी कंपनी की तरफ से $1,18,000 का बोनस अभी अभी मिला था। और ये सेम अमाउंट था जो कि रैंसम में किडनैपर के द्वारा मांगा गया था। पुलिस जॉन से पूछती है कि आपकी किसी से दुश्मनी, कोई पुरानी लड़ाई या कुछ था तो नहीं? तो जॉन कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है और मुझे नहीं लगता कि कोई मेरा दुश्मन होगा और वो ऐसा कुछ कर सकता है। एक और अजीब बात सामने आती है कि उस रात स्नो पड़ी थी, लेकिन अगर कोई घर के अंदर आया तो घर के आसपास जितनी भी स्नो थी वहां पर कोई भी फुटप्रिंट उन्हें नजर नहीं आया। मतलब कि अगर कोई घर के अंदर आया है तो वो किसी ना किसी रास्ते से चारों तरफ से आया होगा, लेकिन कहीं पर भी कोई फुटप्रिंट नजर नहीं आता। तो आखिर घर के अंदर कोई आया तो आया कैसे? यहाँ पर एक रिकॉर्डिंग सामने आती है जब सुबह सुबह पेट्सी ने पुलिस को फोन किया था। 911 emergency.
वहां पर जब फोन कट हो जाता है, पैट्सी को लगता है कि फोन काटा गया है, लेकिन उस समय भी कॉल चल रही थी। Patsy, 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 Patsy. तो यहाँ पर 3 आवाजें पुलिस को सुनाई देती है। उसमें एक तो पैट्सी की थी, एक शायद जॉन की होगी और एक बर्क यानी कि जॉन के बेटे की थी। तो इसमें पैट्सी कहती है कि मैंने अब पुलिस को फोन कर दिया, अब फटाफट बताओ आगे क्या करना है। इस तरीके से जो पैट्सी की अचानक से टोन चेंज हुई, अब उस वजह से शक के दायरे में तीनों लोग थे, जॉन बेनेट के फादर यानी कि जॉन रैमजी, पैट्सी रैमजी और बर्क रैमजी। एक दूसरी बात, जब जॉन बेनेट के फादर जॉन रैमजी और उसकी वाइफ पैट्सी को पूछा गया था कि जब सुबह सुबह तुमने फोन किया हमें तो बर्क सो रहा था, उन्होंने कहा कि हाँ वो तो उस समय सो रहा था, लेकिन वहां पर उन्हें 3 आवाजें कॉल पर सुनाई दी। इस तरीके से परिवार के तीनों लोगों का डीएनए लिया जाता है और साथ में हैंडराइटिंग सैंपल भी लिया जाता है। उसे एक्सपर्ट के पास भेजा जाता है रैंसम नोट से कंपेयर करने के लिए कि हैंडराइटिंग सेम है या नहीं है। तो खैर ये काम तो चल रहा था। पुलिस का ये स्ट्रांग बिलीव था कि घर के अंदर उस दिन कोई आया ही नहीं। इसके पीछे के कुछ कारण थे कि परिवार के ऊपर शक सीधा जा रहा था। सबसे बड़ा कारण कि स्नो के ऊपर कोई पैर दिखे नहीं। चलो मान लेते हैं कि बाद में स्नो पड़ गई और वो कवर हो गए, लेकिन फिर भी फुटप्रिंट्स तो स्नो पर दिखने ही थे, लेकिन वो उन्हें मिले ही नहीं। और दूसरा ये कि घर के अंदर आने के लिए सिंगल एंट्री है और सिंगल ही एग्जिट है। मतलब कि अगर कोई घर के अंदर उस एंट्री से, उस दरवाजे से आएगा तो तोड़ कर ही आएगा, लॉक को तोड़ कर आएगा और तोड़ कर ही जहां वापस जाएगा। लेकिन इस केस में ऐसा कुछ भी नहीं था। लॉक सही सलामत था, कोई भी फोर्स एंट्री कुछ नहीं था। तो बंदा घर के अंदर आया तो आया कैसे, और उस बेटी के रूम तक पहुंचा तो पहुंचा कैसे। और तीसरा ये कि आस पड़ोस में कोई भी नॉइस वगैरह नहीं था। खैर ये छोटा पॉइंट था, लेकिन पुलिस इसे भी कंसिडर करती है। उसके बाद में सबसे बड़ा पॉइंट जिस वजह से परिवार के ऊपर पूरा शक था, वो था एक पाइनएप्पल। देखिए जब रात को जब ये पूरा परिवार डिनर कर वापस अपने घर आ रहा था, तो उस समय रास्ते में ही बेटी जॉन बेनेट सो गई थी। फिर जॉन उसे खुद उसके रूम में छोड़कर आता है, पैट्सी उसे अच्छे से सुलाती है और पूरा परिवार सो जाता है। लेकिन किचन में एक प्लेट मिलती है जिसके अंदर पाइनएप्पल था। और जब जॉन बेनेट का पोस्टमार्टम किया गया था तो पता चला कि उसने रात के समय पाइनएप्पल खाया था। और उस प्लेट के ऊपर भी जॉन बेनेट के फिंगरप्रिंट थे और साथ में फिंगरप्रिंट थे बर्क के, यानी कि उसके भाई के। तो खैर पुलिस को पूरा बिलीव था डीएनए और हैंडराइटिंग सैंपल से ये लोग पकड़े जाएंगे। लेकिन डीएनए रिपोर्ट भी आ जाती है और हैंडराइटिंग की रिपोर्ट भी आ जाती है। दोनों चीजें इन तीनों से मैच नहीं होते। अब पुलिस का परिवार के लोगों के ऊपर शक थोड़ा सा कम होता है क्योंकि डीएनए ही मैच नहीं हुआ। तो आसपास के लोगों पर वो शक करना शुरू करते हैं कि कौन कातिल हो सकता है। उन्हें पहले पहले कुछ नहीं मिलता तो पता चलता है कि 2 दिन पहले एक घर में आदमी आया था सेंटा क्लॉज बनकर, क्योंकि क्रिसमस था। तो पुलिस को उसके ऊपर शक होता है। उसका नाम था बिल मैक्रेनोल्ड्स। पुलिस को उसका बिहेवियर थोड़ा अजीब लगता है और 1974 में उसकी बेटी भी किडनैप हो गई थी और वो कभी नहीं मिली। और दूसरी बात यह है कि उसकी वाइफ ने एक नॉवल को लिखा था। देखिए नॉवल लिखना और इस केस से जुड़ना आपको बताते हैं। उस नॉवल में लिखा गया था कि एक छोटी सी बच्ची बहुत खूबसूरत होती है, शहर में बहुत मशहूर होती है, लेकिन वो अपने घर की बेसमेंट में मरी हुई मिलती है और किसी ने उसे बेरहमी से मार दिया था। अब जॉन बेनेट के केस में भी कुछ ऐसा ही था। इस वजह से पुलिस को शक होता है और पुलिस इस व्यक्ति यानी कि बिल को उठा लेते हैं। यहाँ पर डीएनए चेक होता है, सभी चीजें चेक होती हैं, लेकिन बिल उस समय कहीं और ही था। अब यहाँ पर इसके आगे पुलिस को कुछ मिलता नहीं है। लेकिन एक दिन रोड के ऊपर पुलिस एक चोर को पकड़ लेती है जो कि चोरी कर भाग रहा था। पुलिस उसे मारती है और उसका बैग चेक करती है। बैग में चोरी किया हुआ सामान तो मिल जाता है, लेकिन साथ में मिलती है जॉन बेनेट की एक फोटो। पुलिस ये देखकर हैरान हो जाती है। वैसे भी ये काफी एक हाई प्रोफाइल केस था। उससे पूछती है कि ये फोटो क्यों तुम्हारे पास है और तुम कौन हो और तुम कहाँ रहते हो। तब पुलिस को पता चलता है कि ये जॉन बेनेट के नेबर में ही कुछ ब्लॉक्स को छोड़कर रहता था। पुलिस उससे पूछती है कि ये फोटो तुमने क्यों रखी है, तो वो बताता है कि जॉन बेनेट एक बहुत अच्छी लड़की थी, वो बहुत कुछ बड़ा कर सकती थी दुनिया में, लेकिन वो मर गई और उसकी मौत का मेरे ऊपर बहुत बुरा असर हुआ था। ये जो भी पुलिस को उसका आंसर था ये बहुत अजीब लग रहा था। खैर इसके बाद में ये बात बहुत ज्यादा फैल जाती है कि पुलिस ने एक बंदे को पकड़ा है, गैरी ओलिव, और शायद इसने ही जॉन बेनेट को मारा है।
अब ये खबर जब फैल रही थी, एक आदमी माइकल वेल उसका नाम होता है, वो पुलिस के पास आता है और बताता है कि देखो ये जो मेरा दोस्त है गैरी, इसने मुझे उसी रात यानी कि 26 दिसंबर 1996 की रात को फोन किया था कि मेरे से गलती होगी, मैंने उस छोटी बच्ची को मार दिया। तो पुलिस कहती है कि अब क्या पता ये किसी और की बात कर रहा। वो बताता है कि इसने मुझे बताया कि मैं कोलोराडो बोल्डर में हूँ, मतलब उसी जगह में हूँ जहाँ पर ये घर था जॉन बेनेट का। यहाँ पर पुलिस अच्छे से डिटेल्स को चेक करती है तो पता चलता है कि उस रात या उस हफ्ते में भी कोई भी कंप्लेंट नहीं आई कि किसी ने किसी बच्ची को पीटा तक। मारना तो दूर की बात, ये कंप्लेंट भी नहीं आई कि किसी बच्ची को किसी ने पीट दिया। तो अब शक सीधा सीधा जाता है गैरी ओलिव के ऊपर। और तीसरा ये कि गैरी ने कुछ समय पहले अपनी माँ को मारने की कोशिश की थी, और जिस तरीके से उसने अपनी माँ के गले के आसपास जो टेलीफोन तार होती है, जो फोन की जो तार होती है लैंडलाइन वाली, वो लपेटी हुई थी, और सेम तरीके से जॉन बेनेट के गले के ऊपर ही उसी तरीके से रस्सी को बांधा गया था, दोनों बिल्कुल हूबहू सेम। तो अब शक सीधा सीधा गैरी के ऊपर जाता है। डीएनए चेक होता है, सभी कुछ चेक होती है, फिर से कुछ नहीं मिलता, डीएनए मैच नहीं होता, और वहां पर उसका कोई भी प्रिंट, फिंगरप्रिंट, कुछ भी मैच नहीं होता। अब पुलिस को उसे छोड़ना पड़ता है क्योंकि अब पता था कि इसने कुछ किया नहीं है और ये वैसे ही हमने पकड़ा हुआ है। अब धीरे धीरे ये केस ठंडा होने लगता है, लेकिन एक दिन माइकल ट्रेसी नाम का एक जर्नलिस्ट होता है, उसकी ईमेल कुछ लीक हो जाती है और उसमें पता चलता है कि वो एक ऐसे आदमी से बात कर रहा था जो कहता है कि मैंने ही जॉन बेनेट को मारा, और वो उसे कई चीजें भी सबूत के तौर पर उसे जर्नलिस्ट को दिखाता है। पुलिस उसके पास जाती है और पूछती है कि अगर कोई बंदा क्लेम कर रहा था, तुमने हमें क्यों नहीं बताया? तो वो बताता है पुलिस को कि मैं उससे पूरी बातें निकलवाने की कोशिश कर रहा था, अगर आप उसे पकड़ते तो शायद हमें पूरी बातें ना मिलती। तो खैर उस बंदे का नाम था जॉन मार्कर, जो कि उससे जर्नलिस्ट से बात कर रहा था। वो अपनी ईमेल में भी कुछ अजीब अजीब वर्ड्स को यूज कर रहा था, जैसे कि उसे रैंसम नोट में लिखे हुए थे। वो इसे जर्नलिस्ट को बताता है कि मैं उस रात जॉन बेनेट के घर में गया, जॉन बेनेट को मैंने बुलाया और मैं उससे बात करने लगा, फिर मैं उसे बेसमेंट में ले गया और मैंने उसके सर पर टॉर्च को मार दिया। हालांकि मेरा इंटेंशन उसे मारने का नहीं था, लेकिन उसने कुछ कहा जो मुझे गुस्सा आ गया और मैंने उसे मार दिया। पुलिस इस व्यक्ति के आईडी को ट्रेस करती है और ये थाईलैंड में होता है। पुलिस जाती है, थाईलैंड से उसे पकड़ती है और वापस ले आती है। करीब 18-20 घंटे के अंदर ही पुलिस को पता चल जाता है कि यह आदमी झूठ बोल रहा था और यह सिर्फ फेम लेना चाहता था। इसने ऐसा कुछ नहीं किया, क्योंकि जिस दिन ये सब कुछ हुआ था यानी कि 26 दिसंबर 1996 को ये आदमी जॉर्जिया में था, ये कोलोराडो बोल्डर में था ही नहीं। तो पुलिस उसे समझाती है कि बेटा ऐसे काम ना करो, उसे भेज देती है, क्योंकि वो कुछ उसका लेना देना नहीं था और साथ में उसका डीएनए भी मैच नहीं हुआ था। सबसे बड़ी बात यह थी कि डीएनए हैंडराइटिंग और डीएनए मैच ही नहीं हो रहा था किसी के साथ भी। इस वजह से सबको पुलिस छोड़ रही थी और यह आदमी तो वैसे भी सिर्फ फेम के लिए आया था। खैर डीएनए किसी से मैच हो नहीं रहा था, है ना। इस वजह से फैमिली के ऊपर भी शक खत्म हुआ और जो सेंटा क्लॉज था उसके ऊपर भी शक खत्म हुआ और जो पहले गैरी ओलिव मिला था उसके ऊपर भी, और ये जॉन मार्कर के ऊपर भी, जो 6 के 6 सस्पेक्ट थे अब ये फ्री थे, मतलब इन्होंने कुछ किया नहीं। लेकिन फिर से एक एक्सपर्ट डीएनए को अच्छे से चेक करता है और एक बहुत बड़ा खुलासा सामने आता है। एक्सपर्ट कहते हैं कि जो डीएनए हमें मिला था वो दरअसल फैक्ट्री से आया है जहां पर ये कपड़े बने थे, और जिसने ये पैक किया या जिसने इस कपड़े को बनाया उसी का ही डीएनए हम सैंपल के तौर पर सभी के साथ मैच करते आ रहे हैं। इस वजह से ये किसी के साथ मैच नहीं हो रहा। पहले पहले सभी को ये बात अजीब लगती है, लेकिन फिर वो एक नए कपड़े के पैकेट को खोलते हैं, उसके अंदर से भी उन्हें डीएनए मिलते हैं। इस तरीके से वो समझ आते हैं कि शायद इन 6 लोगों में से ही किसी ने जॉन बेनेट को मारा हो, और शायद ये 6 के 6 क्लियर नहीं है, इन्हीं में से कोई ना कोई तो कातिल जॉन बेनेट का है। कुछ एक्सपर्ट्स और डिटेक्टिव कहते हैं कि ये घर का ही मामला है, यानी कि फैमिली वालों ने ही उस बेटी को मारा। क्यों मारा? अब ऐसे तो नहीं मार दिया। दरअसल बर्क और जॉन बेनेट के बीच में कोई लड़ाई हुई और गलती से ये सब कुछ हो गया। इसका कोई प्रूफ, कोई कुछ है नहीं, ये सिर्फ एक थ्योरी है। और उसके बाद में फैमिली ने कवर अप किया, क्योंकि आप खुद सोचिए, क्योंकि स्नो में कोई भी फुटप्रिंट नहीं है, कोई एंट्री एग्जिट, फोर्स एंट्री एग्जिट नहीं है, रैंसम नोट इतना अजीब है और बॉडी घर के अंदर से ही मिली, तो ये कवर अप भी हो सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि शायद कोई घर के अंदर आ गया हो। लेकिन क्या हुआ उस रात ये सिर्फ 3 लोगों को पता है, जॉन बेनेट को जिसने ये सब कुछ किया उसे, और तीसरा भगवान को पता है कि उस रात क्या हुआ।
close to you. There's someone out there. एक ऐसा ही केस है सैंड्रा गार्नर केस, जो घर में कुछ क्या हो गया, किसने किसको मार दिया। बहुत अच्छा केस है, जरूर देखिए और 1M शो को जरूर सब्सक्राइब कीजिए